बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेल्फ महानूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश में पढ़ेंगे सबसे कर्टिक स्किल्स। कर्टिक स्किल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। उसमें हम पढ़ेंगे कोहेरेंस कोहेरेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लिटरेचर टर्मिनोलॉजीज़ में, लेकिन यहाँ पे हम एक बार थोड़ी सी डिटेल कॉन्सेप्ट इसका जो है वो दोबारा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिटोरिक क्या होता है विद एग्जांपल कि रिटोरिक कंसेप्ट क्या है। After then we will discuss the organized idea coherently according to the rhetoric being used। मतलब कि आपने जो पैराग्राफ लिखना है या आपने जो समरी राइटिंग करनी है उसमें आप कोहेरेंस को और रिटोरिक को कैसे यूज़ करोगे और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए कैसे एक अच्छा पैराग्राफ राइटिंग बना सकते हैं या अच्छा पैराग्राफ राइटिंग कैसे कर सकते हैं हम। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे कोहेसिव मार्कर्स क्या होते हैं और उनका सेंटेंसेस में यूज़ क्या है। उसके बाद कंसेप्चुअलाइज रीडिंग टेक्निक्स के रीडिंग टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं। ब्रीफ द आइडिया ऑफ इंटरप्रेटिंग डाटा के डाटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कन्वेंशंस क्या हैं एकेडमिक राइटिंग की। एकेडमिक राइटिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उनके कन्वेंशंस क्या हैं, तरीकाकार क्या है या प्रिंसिपल्स क्या हैं। आफ्टर देन द लास्ट वन इज सपोर्ट आइडियाज इन रिलेशन टू मेन आइडिया। मतलब कि आइडिया को सपोर्ट कैसे करते हैं मेन आइडियाज के साथ। जैसे आपने कोई मेन टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने समरी लिखनी है, तो आप किस तरह उन दोनों आइडियाज को रिलेट करोगे, कैसे आप ऑथर की बात को और अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ इंडल्ज करोगे, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, अपने आइडिया अपनी रिकमेंडेशन को और आपके पास जो ऑथर है उसकी राइटिंग को। सबसे पहले हमारे पास कोहेरेंस क्या है। कोहेरेंस इन राइटिंग इज द यूज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स टू मेक कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज विद इन अ टेक्स्ट। मतलब कोहेरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कोहेरेंस इज एडहेशन लाइक स्टिक टुगेदर। आपने अपने सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है, अपने सेंटेंसेस को कैसे आपने एक जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देना है। तो जब आप अपने सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक करना चाहेंगे, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करना चाहेंगे, तो आपको उसके लिए दो चीज़ें चाहिए कि आपको वोकैबुलरी आती हो और आपको ग्रामर आती हो। ग्रामर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, आपकी प्रपोजिशंस हैं, और आपको वोकैबुलरी में मतलब आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स की आपको इंग्लिश आती है, जितने ज़्यादा आपकी जो वर्ड्स हैं, जितनी ज़्यादा आपकी डिक्शनरी है, आपके पास अपना सेल्फ डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज़्यादा आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी होगी। इट प्रोवाइड्स द इसमें फिर हमारे पास है इट प्रोवाइड्स अ सीक्वेंस टू योर वर्क एंड हेल्प्स टू मेक योर पैराग्राफ क्लियर फॉर द रीडर। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब आप जो भी बात लिख रहे हो, सबसे पहले अगर माई सेल्फ ही है तो माई सेल्फ में आप अपना नाम बताते हो, फिर अपनी एज बताते हो, फिर आप कहाँ से हो, कितने बहन भाई हैं, क्या पढ़ा है। मतलब अगर डायरेक्ट पढ़ने का आप चाह रही हो, लास्ट में नाम बताओ, तो उसकी कोई भी आपके पास कोई ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं होगी, कोई ऐसा रीडर को समझ नहीं आएगा कि ये बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई। जैसे मेगन विल टेक हर ड्राइवर्स टेस्ट नेक्स्ट वीक, तो इसमें वो एक सेंटेंस, एक आइडिया सामने वाले को एक सेंस दे रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो उसका टेक्स्ट नेक्स्ट वीक लेगा। इसी तरह कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस होती है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड कोहेरेंस इज फ्लो, कि आपकी बात किस तरह के सही फ्लो में चल रही है। आप जैसे कहते हैं उसके हाथ पांव ठीक है, मतलब कि सर कहीं का, पैर कहीं का, हाथ कहीं के, इस तरह आपकी एक बात और इन चीज़ों को आप कैसे रिलेट कर सकते हो। इन कंक्लूजन हाउ एवर, ये वर्ड्स जो है ये आपको फ्लुएंसी प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर इसके बाद इन कंक्लूजन, नतीजातन, ये वर्ड्स खुद में ही एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आपने साइकेट्रिक नर्सिंग में पढ़ा है कि कुछ ओपन लीड होते हैं, जनरल लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, लाइक और इसी तरह ये वाली जो वर्ड्स हैं इन कंक्लूजन, हाउएवर, मोरओवर, ये आपके सेंटेंस को फ्लो प्रोवाइड करते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं। राइटिंग इज द लॉजिकल कोहेरेंस इन राइटिंग इज द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन द वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। कोहेरेंट राइटिंग कनेक्ट्स द आइडियाज। अब यहाँ पे क्या था, ये आइडिया करिए, लेकिन ये आइडियाज एंड थॉट्स को कर रही है। It provides flow so that other can understand what they are saying. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writing lacks coherence। सिर्फ आपको कोहेरेंस नहीं चाहिए कि आपके सेंटेंस या आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, उसका एक फ्लो भी चाहिए कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट पे आता है तो वो लास्ट पे रहे। अगर आप पैराग्राफ के शुरू में ही कोहेरेंस शो कर दोगे तो आपके उसमें कोई भी फ्लुएंसी नहीं रहेगी। So it was all about the coherence and coherence. After that, what is rhetoric? The art or skill of speaking or writing formally and effectively, especially as a way to pursue and influence the people.
आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, आपकी हेड नर्सेज़ हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बहन-भाई हैं, जिनको आप कहते हो कि नहीं मम्मा के पास तू जा, पापा के पास तू जा, सर के पास आप जाएँ, तो ये क्या होगा वो बात जल्दी मान लेंगे, वो आपकी बात जल्दी सुन लेंगे। तो क्या होता है कि उनके अंदर कोई क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को अपनी बात पे इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है? तो रिटॉरिक क्या होता है कि आपने अपनी राइटिंग को, आपने अपने एसे को, आपने अपने पैराग्राफ को इस तरह लिखना है कि सामने वाला आपकी बात पे एग्री हो जाए। आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, आपने पढ़े हैं, उन एग्रीमेंट्स में क्या होता है, एक-एक चीज़ लॉजिकली भी लिखी होती है, उसमें कोहेरेंस भी होता है, इसके दूसरा बंदा आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। एग्ज़ाम्पल एक टीचर, टीचर जब आपको लेक्चर देता है, तो वो इस तरह एविडेंस बेस देता है, रैशनल बेस देता है कि आप उनकी बात सुनते हो। इसी तरह स्टाइलिश राइटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, स्पीच, डिबेट, इनमें भी इस तरह बात की जाती है कि सामने वाले उसमें आर्ग्यूमेंट करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें तो उनको वो बात डाइजेस्ट हो सके। रिटॉरिक गिव यू अ फ्रेमवर्क टू थिंक क्रिटिकली, जो बात मैंने आपको अभी बताई कि आप इस तरह बात करते हो रैशनल्स के साथ कि सामने वाले बंदे के क्वेश्चंस के आंसर फुलफिल हो जाए, उनको अपने सवाल के जवाब मिल जाएँ। Writing and reading choices. Knowing how to use the tool of rhetoric can improve communication and can help more people to agree with your perspective by design language. मतलब कि आपको अगर रिटोरिक, आपको अगर लॉजिक सही से यूज करने आ जाए कि कहाँ मैंने किस बात का क्या जवाब देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस आपकी बात मानेगी। अब इसके रूल्स क्या हैं? द 5 कैनन्स ऑफ रिटोरिक आर अ क्लासिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप इन 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने रिटोरिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नंबर 1 इज़ इन्वेंशन, कि व्हाट टू से। आप पहले एक मुहावरा भी आपने सुना ना, पहले तोलो फिर बोलो, कि मतलब पहले सोचो आपने बोलना कि, तो आपने डिस्कवर करना है कि मुझे किस सिचुएशन में क्या लफ्ज़ बोलने हैं। इसी तरह अरेंजमेंट, कि आपने सोच लिया कि क्या वर्ड्स बोलने हैं, लेकिन अब आप उनको अरेंज कर रहे हो कि मैंने पहले क्या बात करनी है, बाद में क्या बात करनी है। आप किसी से कोई भी आप मैसेजेस पे भी बात करनी हो तो पहले हमेशा आप उनका हाल पूछते हो, क्या चल रहा है, उसके बाद आप अपनी मेन बात पे आते हो। डायरेक्ट मेन बात बताओगे तो क्या पता सामने वाला उस मूड में ना हो या उस तरह सुनना ना चाह रहा हो, लेकिन तो फिर आपको उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। द थर्ड थिंग इज़ स्टाइल। स्टाइल मीन्स लैंग्वेज चॉइस, कि आपने किस लहजे में किस तरह बात करनी है। देन मेमोरी, लर्न द प्रेजेंटेशन। अगर आप एकेडमिक हो या एकेडमिकली काम कर रहे हो या आप टीचर हो या आप प्रेजेंटेटर हो या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपने जो बातें जिस तरह करनी होती हैं आप उनको एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हो। जैसे अभी सबसे पहले लाइक क्या था, इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव के बाद सिंपल चीज़ें, देन आहिस्ता-आहिस्ता आपको उन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो आपके लिए अभी अननोन है, नोन टू अननोन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये होता है कि प्लान द प्रेजेंटेशन, आपने जो चीज़ बतानी है वो आपको पता भी हो, देन यू विल डिलीवर इट। यूज़ ऑफ मोर देन जस्ट वर्ड्स, मतलब कि आपने सिर्फ अल्फाज जो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन में लिखे हैं या आपने जो सोचा, आप एक्सप्लेनेशन करते वक़्त उन उसको तरतीब देते हो कि मैंने क्या कहा, कितना, किस तरह बोलना है और किसको किस तरह जवाब देके किस तरह एग्री करना है। तो ये सब 5 रूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी रिटोरिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक सिचुएशन है कि जब भी हम रिटोरिकली किसी चीज़ को लेते हैं, सोचते हैं, टीचर है, चाहे स्टाइल राइटर है, चाहे स्पीकर है, स्पीच है कुछ, तो आप ये 3 चीज़ें देखते हो। राइटर मतलब लिखने वाला, चाहे वो टीचर है, स्पीकर है, जो भी है वो राइटर है, वो हमेशा राइटिंग को देखेगा मटीरियल, देन सब्जेक्ट कि किस चीज़ को लूँ। आप ट्रेंड, फैशन भी वो फ़ॉलो करते हो जो ट्रेंड में होता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, देन ऑडियंस कौन है आपके लोग। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो आप उस तरह से प्रेजेंटेशन बनाओगे, अगर वो अननोन मतलब ऐसे लोग हैं जो अभी इतना हाई-फाई मेडिकल के लोग नहीं हैं, तो आप एक मेडिकल के बंदे को और तरह समझाओगे और एक नॉन मेडिकल बंदे को और तरह। तो आप में इसमें लेकिन क्या चीज़ होती है, व्हाई द राइटर इज़ अबाउट राइटिंग दिस सब्जेक्ट, क्यों लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। आपके ये सारे सवालों के जवाब आप किसमें देते हो, रिटोरिक में। कोहेजन आपके पास था सिंपल ग्रामर, कोहेरेंस था फ्लो, लेकिन रिटोरिक था क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये सब चीज़ों के जवाब देते हुए ही आप दूसरे को एग्री कर सकते हो। इसके बाद है ऑर्गेनाइज आइडिया कोहेरेंटली अकॉर्डिंग टू द रिटोरिक बीइंग यूज्ड, कि मतलब आपने कोहेरेंस को और रिटोरिक को यूज़ करते हुए आइडिया कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसमें मेन चीज़ आ जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम ऑलरेडी लिटरेचर टर्म्स में पढ़ चुके हैं,
कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ये होते हैं कि आपने किस तरह काम शुरू किया और इससे किस तरह लेके चल रहे हैं। मतलब 1990 में ये हुआ, 1992 में ये हुआ, 1994 में आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हो। जैसे आप अभी अगर पोस्ट आरएन कर रहे हो, पहले आपने पढ़ा, फिर आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जनरल नर्सिंग की एक्सपीरियंस लिया, फिर आपने पोस्ट आरएन। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इज मोस्टली यूज इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग आपके पास क्या होती है, जिसमें आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो कि किस तरह लिखना है, किस तरह नहीं लिखना है, चीजों को डिटेल्ड बताते हो, हर चीज का जवाब लिखते हो, हर चीज के बारे में बताते हो, क्यों है, कैसे है, कब है, किस तरह। ये जो क्यों, कैसे, कब, किस तरह, ये आपके पास रिटोरिक आ गया। अब उसको फ्लो देना है कि क्यों का जवाब कब देना है, पहले क्या का जवाब देना है, फिर क्यों का जवाब देना है, फिर कब से का जवाब देना है, फिर कैसे का जवाब देना है। ये आपके पास क्या है, कोहेरेंस है। क्यों, कब, कैसे, ये आपके पास रिटोरिक है। और इनको आपने अरेंज कर लिया कि पहले मैंने क्यों का देना है या क्या क्या देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपके पास रिटोरिक कंसेप्ट हो गया। तो इन दोनों को मिला के आप अपनी चीज को एक्सप्लेन करते हो। एक्सपोजिटरी राइटिंग कौन कौन सी हो सकती है, नरेटिंग हो सकती है, मैंने बता दिया था, स्टोरी टेलिंग होती है, आप बीती लाइक डिस्क्राइब होते हैं, डिस्क्राइब्स इन्फॉर्म्स और एक्सप्लेन अ प्रोसेस, या फिर आप किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, आप अपनी कंपनी के अगर बता रहे हो कि इतना हमारा भी जो है ग्रोथ रेट चल रहा है, कॉस्ट इतनी, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करते हो। इसी तरह या फिर आपका कोई इवेंट हो तो आप बताते हो मैंने अभी इतना कर लिया, इतना कर लिया, अब ये चल रहा है, अब इस तरह है। या फिर आप अपने टीचर, एज अ टीचर ही आप अपना सिलेबस स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करते हो, पहले मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है, फिर ये करना है। तो आप एक प्रोसेस को भी अपने, जैसे मास्टर प्लान्स हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, इनको एक्सप्लेन करें, तो वो भी आपका कोहेरेंस और रिटोरिक कंसेप्ट एट अ टाइम चल रहा होता है। व्हेन यूजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द मेन थिंग इज दिस: अरेंज द इवेंट्स इन द ऑर्डर दैट दे एक्चुअली हैपेंड और विल हैपन। क्या आप अरेंज कर लेते हो, या तो इस तरह होगा या इस तरह हो रहा है। Coherence again वही चीज, means that the reader can easily understand. Is coherence is about making everything flow smoothly, कि मतलब पहले आप क्या के साथ फौरन जोड़ने, कैसे, मतलब क्या, क्यों, कब, फिर कैसे एंड पे, कि पहले पता तो चले ये है क्या है, ये क्यों हो रहा है। अगर आप शुरू में बता दे कैसे हो रहा है, एंड में जवाब दे क्यों का, तो वो एक स्मूथ फ्लो नहीं होगा। द रीडर कैन सी everything is logically arranged and connected, and relevance to the central focus of the essay is maintained throughout। मतलब कि पूरे एक ऐसे में वो आपको इस तरह का फोकस प्रोवाइड करता है कि आप एक फ्लो के साथ चीज को अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाते हो। अगेन इन क्लासिकल रोटेरिक क्या होता है, ऑर्गेनाइज। आप रोटेरिक में क्या करते हो, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो व्हेन टेकिंग। जब आप मतलब व्हेन टॉकिंग, जब आप बात कर रहे होते हो, टेक अ थ्री, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने कैसे करना है, तो आप छोटा सा एक पॉज लेते हो, ऑलमोस्ट 3 सेकंड का पॉज लेते हो, आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ये इस तरह मैंने करना है, एंड यूज दैट टाइम टू क्विकली थिंक ऑफ द मेन पॉइंट, कि उन 3 सेकंड में क्या करते हो, आप मेन पॉइंट को सोचते हो और फिर बोलते हो। एज यू टॉक, जैसे आप बात कर रहे होते हो, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स बाय फोकसिंग ऑन वट यू आर सेइंग एंड हाउ यू कैन लिंक द आइडिया, मतलब आप क्या कह रहे हो और उसको आप लिंक कैसे कर सकते हो। तो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में क्या होता है कि आपने फ्लो भी मेंटेन रखना होता है, और कब, क्या, कैसे, किस तरह करना है, ये भी आप साथ साथ मेंटेन कर रहे होते हो। अब अप्रोप्रिएट कोहेसिव मार्कर्स क्या होते हैं। कोहेसिव मार्कर्स ये हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूलन 1993, कोहेसिव मार्कर्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस, या तो कुछ अल्फाज या तो कुछ जुमले, which enable the writer or speaker to establish a relationship across the stance or utterance boundaries, which help to tie the sentence in a text together। means कि आप जो भी जुमला लिखो, जो भी ऐसे लिखो, उनको आपस में जोड़ने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोहेसिव मार्कर्स। what is the use of cohesive devices in the sentence are like, cohesive devices are the words or the phrases that help to connect your idea and make your writing more coherent and logic। मतलब कि इनका यूज क्या है, आपके आइडियाज को लिंक करते हैं, आपके राइटिंग को मोर कोहेरेंट, ज्यादा फ्लो प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा लॉजिकल करते हैं। इनको हम और क्या कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर भी कहते हैं। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स और सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। मतलब आप छोटे छोटे सेक्शंस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जिनके थ्रू आपका एक रिलेशनशिप शो होता है। आर द वर्ड्स दैट लिंक आइडिया, वही चीज है, एंड द गाइड, दे हेल्प द गाइडर टू रीड थ्रू योर राइटिंग एंड मेक योर मीनिंग क्लियर, कि आपने जो लिखा है वो क्लियर हो जाता है। ये कुछ आपके पास कोहेसिव मार्कर्स हैं, लाइक प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, ये सब कुछ आपके पास कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पे यूज होता है, और इनमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं।
ऐड करने के लिए आप ये डिफरेंट वर्ड्स जो यूज़ करें, ये कोहेसिव मार्कर्स हैं, ये डिवाइसेज़ हैं। डिवाइस मतलब कि जिनके थ्रू प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस में डिफरेंट है, प्रीपोजिशंस में डिफरेंट वर्ड्स हैं लाइक एड, ऑन, इन, आर, एम। तो ये आपको क्या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह ऐड के लिए एज वेल एज, मोर ओवर, फर्दर, मोर, इन एडिशन टू, ये सब वर्ड यूज करते हो। इस तरह सीक्वेंस में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्ड, नेक्स्ट, मीनवाइल, नाउ, सब्सिक्वेंटली। इसी तरह कंपेयरिंग में सिमिलर, लाइकवाइज, मतलब कंट्रास्टिंग में वेयर एज, अल्टरनेटिवली, कि मतलब आपके सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो वो आपके कोहेसिव मार्कर्स हैं। देन आता है कंसेप्चुअलाइज्ड रीडिंग, रीडिंग टेक्निक्स। मेन बेसिक रीडिंग टेक्निक्स हैं आपके पास स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। स्किमिंग क्या होती है कि जिस रीडिंग, लाइक कुछ लोगों की आदत होती है वो चुप करके या फिर जल्दी जल्दी तेज तेज स्पीड में पढ़ते हैं और उसका मेन आइडिया ले लेते हैं। तो स्किमिंग किसे कहते हैं कि किसी चीज को जल्दी एक नजर पढ़ के उसका मेन आइडिया ले लेना। एक नजर पढ़ लिया, वो आपको मेन आइडिया मिल गया, बस ठीक है, वो स्किमिंग है। कुछ लोग स्कैन करते हैं, अंडरलाइन करके चीजों को पढ़ते हैं। वो स्कैनिंग क्या होती है, अंडरलाइन स्कैनिंग में हाइलाइटर यूज करते हैं या अंडरलाइन करते हैं कि ये मेन चीज है। इंटेंसिव में क्या होता है कि वो हर चीज को जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके क्वेश्चन सोच रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये अगर लफ्ज है इसका मतलब क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है। तो कुछ इस तरह के डीप रीडिंग करते हैं, लाइक वो अपने सवालों के जवाब क्लियर करते हैं ताकि लाइफ टाइम उनको ये चीजें, जिसे हम कंसेप्चुअल रीडिंग भी कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है पूरा पढ़ना। लाइक एक बच्चा है, जैसे हम छोटे बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं कि आपने सुबह ये पैराग्राफ करके आना है, फिर ये एक एक सिंगल इज, आर, एम भी नहीं आप छोड़ते, एक सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं। इसके लिए कुछ हम चीजें यूज करते हैं, लाइक विजुअलाइज, हम देख के कुछ चीजें लोग याद कर लेते हैं, कुछ लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं पढ़ने से कि इसमें ये होगा, ये होगा, कुछ क्वेश्चन सोचते हैं, जैसे अभी था आपके पास इंटेंसिव में। फिर विजुअलाइज में आप स्कीमिंग भी कर सकते हो, स्कैनिंग भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आप वो इंटेंसिव में करते हो, इन्फर के इसका पढ़ने का क्या फायदा है, एवेल्युएशन करते हो। वो आपकी ये सारी टेक्निक्स ऑलमोस्ट जो है आपकी हर रीडिंग टेक्निक्स में यूज होती हैं, ये सब स्ट्रेटेजीज। अब आइडिया को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले है क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग डेटा। रिव्यूइंग डेटा क्या होता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, अभी सिर्फ आप चीजें इकट्ठी करते जा रहे हो। जैसे आप हैं, आपने किसी शादी पे जाना है या फिर आप नॉर्मल रूटीन में कोई काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ डाटा इकट्ठा करते जाते हो। उसको इकट्ठा करने जाने के बाद आप क्या करते हो, पहले उसको चीजें इकट्ठी कर रहे हो, उसके बाद आप देखते हो कि मेरे काम की क्या है, मेरे सूट के साथ कौन सी लेस मैच है, कौन सी नहीं है, कौन सी मेरी चीज। तो वो होता है रिव्यू करना कि क्या इसके इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। आप रिव्यू करते हो और कहाँ पहुंचते हो, रेलिवेंट कंक्लूजन। रेलिवेंट कंक्लूजन पे कि मतलब मेरे काम की क्या चीज है, यूजिंग वेरियस एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स। एनालिटिकल रिसर्च मेथड कि आप सोचते हो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसको इस तरह लगा लूंगा, इस ड्रेस को इस तरह बना लूंगा, ये कपड़ा है, इस पे ये चीज ज्यादा सूट करेगी। तो वो आप एनालिटिकली चीजों को एनालाइज कर रहे होते हो कि ये इस तरह करूँ तो ये मेरे काम की चीज बन सकती है। नहीं तो अगर आप चीजों को एनालाइज ना करो, बच्चों को प्रेजेंटेशन मिलती हैं, डाटा इकट्ठा कर लें, लेकिन उस डाटा को उन्हें एनालाइज ना करना है कि इसको मैं किस किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, तो उनको रेलिवेंसी और इरेलीवेंसी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जरूरी है। डाटा एनालिसिस असिस्ट रिसर्चर्स। अब डाटा एनालिसिस होता क्या, कैटेगराइजेशन, मैनिपुलेटिंग, कैटेगराइज करना, इंपॉर्टेंट को सबसे पहले, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, मैनिपुलेट, अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना, चेंज करना। कहते हैं ना, ये तो चीजें मैनिपुलेट ही बहुत करती है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली चीजें चेंज, फिर समराइज करना, उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आना अपने सवालों के जवाबों के लिए, अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। इसके 4 स्टेप्स क्या है, सैम्पल द इन्फॉर्मेशन। जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको रिव्यू करोगे, उसको सैम्पल कर लोगे, उसको कैटेगराइज कर लोगे कि उसके बाद उसकी डेवलपिंग फाइंडिंग्स, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है, उनको अलग कर लोगे। फिर उसमें से कंक्लूजन निकालोगे कि कौन सा एंड बन रहा है, कौन सा शुरू बन रहा है, एंड और शुरू को अलग कर दोगे। फिर उसमें अपनी रिकमेंडेशंस डालोगे कि मैंने ये ऐसे पढ़ा, उसमें मुझे ये कमी लगी, एंड इट शुड बी लाइक दैट। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन मेथड या टेक्निक है, आप अपना डाटा इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, कीप द डाटा ऑब्जेक्टिव्स उनके देखें, उसमें फाइंडिंग्स मेन देखें, राइट डाटा क्वेश्चंस अपने चेक करें और उसको सिमुलेट अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनिपुलेट करें और उसमें देखें आपके काम की मेन चीज क्या है। तो यही चीजें बेसिक आपकी ये 4 टेक्निक्स हैं। आफ्टर देन कन्वेंशंस, कौन कौन से मेथड्स हैं। रूल्स, कन्वेंशंस होता क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक एंगेजमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन, के मतलब आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, उसके लिए जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, उन्हें आप क्या कहोगे, कन्वेंशंस।
कन्वेंशंस एंड जर्नल्स इन एकेडमिक राइटिंग क्या है। अब ये चीजें सिर्फ समझने वाली हैं कि आप कन्वेंशंस में आप बेसिकली कर क्या रहे होते हो। रिस्पोंड करते हो, मतलब आप उस एसे को पढ़ के देखते हो क्या काम की चीज है, फिर उस एसे की उसको वैल्यू करते हो उसके काम को, फिर उसमें चेक करते हो कि क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स है, लेकिन उन डिसएग्रीमेंट्स को नो कह के नहीं, उनको पॉजिटिवली लेना है। फिर उसको अडॉप्ट करते हो, उस ऐसे को खुद लिखते हो, समराइज करते हो और उसमें फिर अपनी वोकैब्युलरी यूज करते हो। मटेरियल दूसरे का ही होता है, आपने प्लेजरिज्म नहीं करना। प्लेजरिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दूसरों का काम कॉपी करना विदाउट देयर परमिशन, कि आप उनकी परमिशन लिए बगैर उनका काम कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि काम दूसरे का है लेकिन वोकैब्युलरी आपकी अपनी हो, आप दूसरों की वोकैब्युलरी चोरी ना करें। अब व्हाट आर द कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग स्टाइल, ये डिफरेंट स्टाइल है जिन्हें फॉलो करते हो या जिन्हें आप एक सेंटेंस के लिए डिक्शन लाइक वर्ड, आपको सबसे पहले कोहेजन कोहेरेंस, सबसे पहले अल्फाज चाहिए कि आपने लिखना क्या है। सिंटेक्स, फिर आपको कोहेजन चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर आपको फ्लो चाहिए टोन, कि आपकी कैसी टोन होनी चाहिए, फिर आपको मूड देखते हो कि ऑथर क्या कह रहा है और मैंने क्या बताना है, फिर उसमें आप दोनों में रिलेशनशिप बनाते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल कन्वेंशंस में आपकी ये अगेन चीज की टाइटल पता हो, स्पेलिंग, ये वही चीजें हैं। अब ये वही चीजें आपको बताई जा रही हैं लेकिन सिंपल वे में। कन्वेंशंस क्या है, टाइटल लिखना है पहले, फिर आपने स्पेलिंग्स देखने हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आपके सही होने चाहिए, आपके वर्ड्स के दरमियान की स्पेस होनी चाहिए, कहाँ पे कैपिटल कहाँ पे शॉर्ट, ये सब। अदर उसमें क्या है कि आपने फॉर्मली ही रहना है, आपने स्लैंग्स यूज नहीं करने, इस तरह कॉन्ट्रैक्शन ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी। रिटोरिक क्वेश्चन लाइक आर्ग्यूमेंट्स के क्यों कैसे किस लिए इस तरह डिस्कस नहीं करना। सेंटेंस आपका कंसिस्टेंट हो, उसमें कोहेरेंस कोहेरेंस हो। आपने फर्स्ट प्रोनाउंस यूज नहीं करने लाइक आई सजेस्टेड, आपने कभी भी आई नहीं बोलना, आपने हमेशा यूज करना है इट इज सजेस्टेड दैट। जैसे आपके उसमें भी होता है इट इज प्रूवन, जैसे आपने छोटे होते पढ़ा था, तो आई वगैरह फर्स्ट नहीं यूज करना, हमेशा थर्ड यूज करना है। स्पेसिफिक रहना है अपने टॉपिक पे, उसके रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस किस लिए जरूरी है, ताकि वो प्लेजरिज्म शो ना हो कि इसने सारा कॉपी किया है, लिया उससे, लेकिन वोकैब्युलरी आपकी अपनी है। आपने जो स्मॉल फिगर्स हैं उनको तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन 5000 को आपने कभी भी वर्ड्स में नहीं लिखना, फिगर्स में लिखना है। ओवर रिलायंस, बहुत ज्यादा सारा ऑथर के काम पे रिलायंस नहीं करना, कॉपी नहीं करना उनका मटेरियल, और न्यूट्रल रहना है। ये कुछ आपकी टेक्निक्स थी, कन्वेंशंस थे जिनके फॉलो करते हुए आप एक ऐसे वगैरह लिखते हो। सपोर्ट आइडियाज इन रिलेशन टू, अब मेन आइडिया को सपोर्ट कैसे करोगे। हाउ टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, आप मेन आइडिया आइडेंटिफाई कैसे करते हो। मतलब आप कुछ लोग होते हैं स्किमिंग में, मैंने जैसे आपको कहा स्किम करते हो तो मेन आइडिया ले लेते हो। अब मेन आइडिया होता क्या है, सबसे पहले मेन आइडिया है, द मेन आइडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। गुड रीडर डिटरमिन द मेन आइडिया बाय लुकिंग फॉर डिटेल्स इन द टेक्स्ट, मतलब कि वो एक्सटेंसिव रीडिंग भी करते हैं, वो इंटेंसिव भी करते हैं कि उनको मेन आइडिया मिले। लेकिन सपोर्टिंग आइडियाज कैन दीज डिटेल डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, लाइक दीज डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट टू द टेक्स्ट एंड सपोर्ट द मेन आइडिया। मतलब आप मेन आइडिया तो पढ़ लो, एक ऐसे पढ़ा उसमें आपको अच्छा मेन आइडिया, ये बात करें इन्फ्लेशन पे, लेकिन आप इन्फ्लेशन को प्रूव कैसे करोगे जब तक आप साइड पे दूसरी चीजें नहीं बताओगे। साइड पे दूसरी चीजें मतलब इन्फ्लेशन फील कैसे हो रही है, आपकी रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं, आप लोगों के जो हैं आपका पेट्रोल महंगा है, आप लोग ये सब चीजें शो करेंगे कि इन्फ्लेशन चल रही है। मेन आइडिया तो इन्फ्लेशन है, महंगाई। लेकिन सपोर्टिंग आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल क्या है कि इर्द गिर्द एक इंसान का रहना मुश्किल हो गया क्योंकि उसके इर्द गिर्द की चीजें महंगी हो गई हैं। तो जब भी आप मेन आइडिया लेते हो तो उसके साथ सपोर्टिंग आइडिया लाजमी लिखते हो ताकि आपका उसका एक कंसेप्ट क्लियर हो। द मेन आइडिया इज द की कंसेप्ट, जो कि इन्फ्लेशन था, बीइंग एक्सप्रेस डिटेल मेजर माइनर। सपोर्ट द मेन आइडिया, कैसे सपोर्ट होता है कि कैसे हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन हो कैसे रही है, इन्फ्लेशन है क्या है, इन्फ्लेशन कहते किसे हैं, इन्फ्लेशन में होता क्या है। तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं बताओगे तो आपका मेन आइडिया सपोर्ट नहीं होगा, आपके मेन आइडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप जो बताना चाह रहे हो ऑडियंस को वो आप तक ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा। लोकेटिंग, जिसे आप इन आम वर्डों में कह दें कि आप रिटोरिक नहीं यूज कर रहे हो। लोकेटिंग द टॉपिक मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, के ये सपोर्टिंग आइडिया साथ साथ आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी चीज समझाने में। आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, बिफोर यू रीड, कि आप पहले टाइटल टेक्स्ट देखोगे, उसका टाइटल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं, रीडिंग करते हुए क्या आइडियाज वो यूज कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, और आफ्टर द डिटेल
कि उसने क्या किस तरह लिखा है, कैसे लिखा है और किस तरह ये मेरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो इन टेक्निक्स को फ़ॉलो करते हुए आप मेन आइडिया को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और उसके साथ अपने सपोर्टिंग डिटेल्स को यूज़ करते हो। द मेन आइडिया इज़ नॉट एज़ सेम एज़ द आपका मेन आइडिया टॉपिक से सेम नहीं होता है, सिर्फ़ आपको एक एक आइडिया मिल जाता है पढ़ते हुए कि मैंने अपनी ये बात करनी है। डबल चेक मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द डिटेल्स सपोर्ट मतलब कि आपके मेन आइडिया को जो आपने डिटेल्स इकट्ठी की हैं, क्या कि वो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सपोर्ट आइडियाज़ इन रिलेशन टू मेन आइडियाज़। देयर आर सम टेक्निक्स और सम स्ट्रेटजीज आई शेयर्ड कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसान हो, जैसे रीड है, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज है। आपको पहले चीज़ का पता होगा तो आपके लिए आसान है, आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे आसान है, आप उसमें क्लूज निमोनिक्स बना लेंगे आसान है, समराइज कर लेंगे, फ्लो चार्ट में करेंगे आसान है। जो चीज़ याद नहीं होगी उसको थोड़ा सा ऊंचा पढ़ेंगे याद है, मीनिंग समझेंगे याद हो जाएगा। वर्ड्स को स्कैन कर लेंगे, मेन वर्ड्स को लोकेट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे डिजाइनिंग के साथ, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान है और ये आप रूटीन में यूज करो तो ऐसा भी होता है। आई होप कि आपको क्रिटिक राइटिंग जो समझ आ गई होगी, कोहेरेंट कोहेरेंस, रिटोरिक क्या होता है, आइडिया को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कोहेसिव मार्कर्स क्या हैं, रीडिंग टेक्निक्स क्या हैं, डाटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कन्वेंशंस क्या हैं एकेडमिक के और मेन आइडिया को सपोर्ट कैसे करते हैं डिटेल्स के साथ। होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा और इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो यू कैन आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। थैंक यू।